नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं थंबनेल देख के कि 1 लाख भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न इसमें संग्रहित किए गए हैं केवल एक पार्ट के। मतलब कि आपको केवल एक सब्जेक्ट पॉलिटी का जो 1 लाख अब तक के क्वेश्चन बन चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो छोटी परीक्षा हो बड़ी परीक्षा हो, सबको मिला के 1 लाख प्रश्न को इसमें संग्रहित किया गया। सोचिए अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते तो पॉलिटी सेक्शन में से कहीं से भी क्वेश्चन आए इससे बाहर नहीं जाने वाला। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें नोट्स देके समझाया गया। ये यूथ कंपटीशन की बहुत ही अच्छी बुक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आईएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एसएसटी, एसएससी, आरआरबी, सुपर टेट, टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, डी डबल एससी बी और अदर जो कंपटीशन एग्जाम के सारे प्रश्न को यूज किया गया है। सब प्रश्न इसमें लाके रखे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में सबसे खास क्या है, अलग अलग जो भारतीय संविधान के डेवलपमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यूज किए गए, मतलब कि जो कंपनी के शासन और रानी के शासन के बाद जितने भी नए नए अधिनियम बनाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, उनके बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो बना हुआ भारतीय संविधान का प्रश्न होता है उसके बारे में पहले हेडिंग में बताए, जो करीबन आपको 11 से 12 पेज में पढ़ने को मिलेगा। जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 है, अधिनियम जो आपके 1786 का है, चार्टर एक्ट 1793 का है, द्वितीय चार्टर एक्ट जो 1813 का है, तीसरा 1833 का, चौथा 1853 का, फिर भारत शासन अधिनियम यानी भारत के शासन का अधिनियम। कौन शासन कर रहा है भारत पर? भारत पे शासन कर रही महारानी 1857 क्रांति के बाद। तब इसीलिए यहाँ चार्टर एक्ट से नाम चेंज करके क्या आ गया, भारतीय शासन अधिनियम 1858। इसके बारे में आपको थोड़ा और डीप में बताऊंगा जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरलैप बता रहा हूँ, जो एक हेडिंग का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो क्या है, वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, फिर 1892 का आता है, फिर देखेंगे 1909 का आता है। देखिए 1892 और 1909 में इसमें आपको बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा। फिर उससे ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा 1919 का अधिनियम। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में हम खूब पढ़ेंगे क्योंकि इससे खूब मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनते हैं इससे तो बनना तय ही है, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोनो परीक्षा हो। अगर पॉलिटी का प्रश्न आता है, अगर 15 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 3 प्रश्न तो यहाँ से भारत शासन अधिनियम से बनते ही बनते हैं। फिर ट्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, फिर आता है अंतरिम सरकार का गठन होता है, और फिर आती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके माध्यम से हमें 15 अगस्त की अर्धरात्रि को हमें आजादी मिली थी। यह कुछ विकास क्रम है जो भारतीय संविधान को कैसे प्रदर्शित करता है उसके बारे में बताया गया है। भारत के शासन की जो एक प्रक्रिया थी उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है इस विषय में। दूसरा विषय आप देखेंगे संविधान निर्माण के प्रमुख प्रस्ताव के बारे में है, फिर उद्देशिका है, फिर संघ और उसके राज क्षेत्र है, फिर नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, भारत संघ प्रणाली है, फिर राज्य की कार्य प्रणाली, फिर न्यायपालिका है, फिर संघ राज क्षेत्र का प्रशासन है, पंचायती राज है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय के बारे में है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जिसमें आप सरकारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की बहुत सी सूचनाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद राजभाषा के बारे में है, फिर आपात उपबंध है, फिर संविधान संशोधन है, विदेश नीति है, विविध है, और इस तरह के जितने भी शब्दावलियां यूज होती हैं वो सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। सोचिए आप जहां लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे 700-800 पेज की बुक, वहां 176 पेज में अगर लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत जी के सर को कोई फेल नहीं कर सकता है पॉलिटिक्स सेक्शन में किसी भी पेपर में। वो उनके छोटे कान भाई समझ लीजिए मणिकांत सर को तो हर कोई जानता है, उनका तो अपना एक दबदबा है किसी भी क्षेत्र में, यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, मणिकांत से बेहतर कोई सर नहीं, आप ये बात ध्यान रखिए। कोई भी सर नहीं, चाहे वो
50 रील्स पर बना के मोटिवेशन दे के आगे बढ़ जाए, वो मतलब नहीं है। लेकिन जब पढ़ने के लिए आप उतरेंगे, जब आप पढ़ने के लिए उतरेंगे तो आप बिना मणिकांत सर के ना हिस्ट्री समझ सकते हैं, ना पॉलिटी, ना इकोनॉमिक्स, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, कुछ नहीं। क्यों? वो एक्चुअल बताते हैं कि यूपीएससी में इसका यूज कहाँ है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनसे बेहतर कोई नहीं है। वो बंदा सच में एक हीरा है जो आपको यूपीएससी में अदर टीचर में, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में नहीं मिलेगा। जितने अच्छे वो हिंदी के टीचर है, मतलब हिंदी शब्दावलियों का माध्यम का यूज करते, उतना ही वो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। एक एक्सपीरियंस है ना भाई, 35 साल से पढ़ा रहे हैं यूपीएससी को, छोटे मोटे सर तो है नहीं। चलिए प्रारंभ करते भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आप जान रहे हैं इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, सारे नोट्स इसमें प्रोवाइड हुए हैं, उसको मैं आपको सिर्फ सरल भाषा में समझाऊंगा। 1 मिनट इसमें रुकते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे जो एक बुक है इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए इसमें हम थोड़ा तेजी से चलेंगे, क्यों? क्योंकि परीक्षाएं आने वाली है, तो उसका एक क्विक रिवीजन के तौर पे अगर आपको ये मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। शब्द लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व संस्था, तानाशाही शक्ति पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पना भारत में नई नहीं है। यानी कहना चाह रहा है, हम इसमें जो पार्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 1773 से जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उससे कैसे जो शासन में बैठे हुए उच्च पद पे लोग थे, उन्होंने कैसे एक विधि के माध्यम से लोगों पर अंकुश लगाना प्रारंभ किया, कैसे विधियों का उपयोग करके लोगों को कसना शुरू किया। तो वो कोई अंग्रेजों की देन नहीं थी। भारत में पहले भी जो है वह लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता था, लेकिन उसमें लोकतंत्र का तात्पर्य राज तानाशाह से होता था। जो लोग लड़ झगड़ के आपस में युद्ध करके एक पृष्ठभूमि, एक भूक्षेत्र को पाते थे, और उसके लिए क्या होता था, उसके लिए आप देखेंगे वो अलग अलग विधियां बनाते थे। तो वैसे यही बताना कि विधियों के शासन की संकल्पना भारत में कोई नई नहीं है, इस सदियों से चली आ रही है। आप देखेंगे जब 16 महाजनपद थे, उसमें से कई गणराज्य थे। गणराज्य का तात्पर्य था कि कई लोग मिलकर एक राजा को चुनते थे। अब है प्राचीन भारत में अनेक भाग में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पद्धति का विचार एवं मंडल एवं स्थायी स्वशासन संस्थाएं विद्यमान थीं। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिल रहा है। वैदिक काल में आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद के मंडल में भी आपको इस तरह के शासन प्रणाली के बारे में मिलेगा। चोला साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई। तो सोचिए चोला एम्पायर में, और हम सोचते हैं ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 73वां 74वां, इसमें लाया गया है भारत में, क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। नहीं, चोला साम्राज्य से पहले की है भाई। ये कोई नई पद्धति नहीं है, यही इसमें बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख होता है। सभा जिसमें एक पर्टिकुलर एक, जैसे कि आज की कैबिनेट समझ लीजिए, कैबिनेट सभा, समिति में पूरा को आप देखेंगे एक जो जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे वहां पहुंचते हैं, जो संसद में पहुंचते हैं। तो सभा समिति का उल्लेख आपको ऋग्वेद में और अथर्ववेद में मिल जाएगा। ये देखिए लिखा ना, चोलाकालीन स्थानीय शासन प्रणाली अनेक लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ के रूप में मानी जाती है। ये देखिए, ये है आपका जो स्तंभ पॉइंट, यानी कि मेजर पॉइंट ये है कि जो हम लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करते हैं, जिसमें हम त्रिस्तरीय शासन की बात करते हैं। पहले शासन में, त्रिस्तरीय में पहला शासन कहाँ आपको देखने को मिलेगा? वो मिलेगा सेंट्रल यानी कि केंद्र में, दूसरा राज्य में, तीसरा आता है हमारे भारत में जो आता है स्थानीय स्वशासन में, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं। वो भी तो एक शासन की एक प्रणाली है ना, एक हम गांव के लोग मिलके एक सरपंच को चुनते हैं, वो भी तो एक शासन की एक प्रणाली हुई ना। तो ये प्रणाली कोई अंग्रेजों या कोई हमारे वर्तमान जो
इस कानून निर्माता थे उनके माध्यम से नहीं है, ये वो सब उनसे इंस्पायर थे कि चोला साम्राज्य नहीं, हमारे ही भारतीय परंपरा में ही इस तरह की उल्लेख हुआ है कि चोला साम्राज्य में भी कहते हैं इस तरह की ग्राम स्तरीय प्रणाली चलती थी, उससे हम लोग इंस्पायर हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या बता रहा है कि जो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की जो एक झूठी परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी कि जो हमने एक रूल रेगुलेशन से शासन करना स्टार्ट किया महारानी के शासन से, उसके बारे में इसमें उल्लेख है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में कुछ कंपनियों द्वारा स्थापित की गई नई ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। क्या समझिए, 25 दिसंबर का दिन मनाया गया, बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं क्रिसमस डे। उसमें ही समझ लीजिए से वर्तमान में यहाँ अडानी अंबानी है, टाटा बिरला है, ये सब बड़े लोग हैं ना जो एक राजा के इर्द गिर्द रहते हैं। राजा शब्द यूज गलत है, वो राजा के इर्द गिर्द नहीं होते हैं, वो एक जो जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री है, उनके आसपास गए। उस समय वो रानी हुआ करती थी, रानी के आसपास गए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो केवल ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्वी देशों से, यूरोप क्या है वह पश्चिमी देश, अब मान लीजिए पूरा हमारी पृथ्वी है, ये यूरोप इधर है और एशियाई देश इधर है, तो ये जो हो गया वो पश्चिमी देश हो गया यूरोप, और इंडिया जो हो गया, इंडिया और उसका एशिया वाले देश, ये सब जो ईस्ट यानी कि पूर्वी देश हो गए। तो वो रानी के पास गए, रानी से हाथ मिलाया, रानी को कुछ गिफ्ट दिया और रानी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना प्रारंभ किया कि देखिए महारानी साहिबा, हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हम और देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम और देशों को एम्प्लॉय वहाँ जनरेट करके वहाँ अच्छा से अच्छा काम करना चाहते हैं। तो उससे हुआ क्या, महारानी खुश हुई, उनको कुछ गिफ्ट मिला, उनको भी लगा हाँ यार हमारे देश का दबदबा बढ़ेगा और रानी साहिबा का नाम ऊंचा होगा। उससे क्या होगा, जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देशों को भी इसके बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया यानी कि जो भारत है जो ईस्ट में पूर्व में है, पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसका नाम इसी बेस पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उसे भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से मलेशिया इंडोनेशिया इन सब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया 15 साल का। एकाधिकार का तात्पर्य क्या कि हमने जो यानी कि जो रानी के नुमाइंदों ने जो कंपनी बनाई है, सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, सिर्फ वही कंपनी इस देश से जाएगी, वहां व्यापार करेगी और वहां से व्यापार करके लाके बेचेगी कहाँ, हमारे लंदन में। इससे व्यापार बढ़ेगा। पहले सिर्फ एक ही कंपनी को एकाधिकार दिया गया था, एकाधिकार तो मतलब उसकी मोनोपोली थी 15 साल के लिए, और वो ये देखिए एकाधिकार शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे अंग्रेज आए, अपना व्यापार करना प्रारंभ किया गया। फिर अंग्रेजों ने महसूस करने लगे यार हम अपने देश से सोना लाते हैं या पैसा लाते यहाँ देते हैं, यहाँ देने के बाद क्या होता है, हम यहाँ सामान लेके जाते हैं और अपने देश में बेचते हैं, इसमें कुछ खास मुनाफा हो नहीं रहा। मुनाफा तो बहुत हो रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा है यार और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, क्यों ना हम यहीं से पैसा जनरेट करें और यहीं सामान खरीदें और अपने देश में जाकर बेच दें। उससे क्या होगा, हमें कुछ खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा, हमें कुछ खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके अंदर आपसी षड्यंत्र बहुत चल रहा है, उनके अंदर देश की भावना नहीं है, उनके अंदर क्षेत्र की भावना है, और सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं और एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक विचारधारा का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें वो किसी राष्ट्र जैसी कल्पना नहीं कर रहे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये इनके आपसी लड़ाई में ही हम फायदा उठा लेते हैं। तो आपसी लड़ाई में फायदा क्या हुआ, सबसे पहला प्लासी की लड़ाई में उन्होंने उतरे, सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से प्लासी की लड़ाई में उतरे, जब 1757 में अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्लासी में देखने को मिला। हाँ, और इसमें कंपनी विजय हुई और कंपनी को खूब एक ढेर सारा उपहार मिले, कंपनी के लोगों को, कंपनी को खूब प्रॉफिट हुआ, उसे बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार सबके जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वह मिल गया।
यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1857 के बाद से इनको मिलती है। फिर आप देखेंगे 1765 में फिर लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बाद फिर उनको लगता है यार 10, 12, 15, 20 साल में बहुत अच्छा पैसा मिल गया था। उस बहुत अच्छा पैसा मिलने के बाद होता क्या है, कंपनी में अस्थिरता आ जाती है। कंपनी जो थे, कंपनी के एम्प्लॉय, यहाँ के राजा महाराजा यहाँ के लोगों से खूब रेवेन्यू वसूलते थे अपने पर्सनल काम के लिए। तो कंपनी तो गरीब हो रही थी, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय अमीर हो रहे थे, यानी कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। उसको क्या हुआ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। यहाँ कंपनी को यहाँ शो करता था अरे कंपनी 100 रुपए घाटे में चल रही है, और यहाँ से जो एम्प्लॉय लंदन में जाते थे वापस, अरे वो तो करोड़ों के मालिक बन के आ रहे हैं। तो कंपनी और महारानी जो थी, जो शासन था, वह सोचने लगा यार ये कैसे हो रहा है, यार हमें कैसे हो सकता है, ये बताइए कंपनी घाटे में चल रही है और एम्प्लॉय इतने अमीर कैसे चल रहे हैं। उनका अलग मतलब कंपनी के बराबर ही एम्प्लॉय पहुंचते चले जा रहे हैं, कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है और एम्प्लॉय के पास पैसा पैसा है। तो उन्होंने उसके लिए जांच बैठाई। तो जांच में पता चला कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर करप्शन हो रहा है। उस करप्शन को पकड़ने के लिए एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट का नाम रखा गया, क्या रखा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट कर रही है यानी कि नियामक कर रही है, नियम बना रही है, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया, रेगुलेट करने के लिए। तो कंपनी ने एक एक्ट बनाया, किसके माध्यम से बनाया, राजा के पूरे मंत्रिमंडल के माध्यम से एक एक्ट बना जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहीं से आप देखेंगे कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। यानी कंपनी कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, इसके लिए जो एक चार्टर एक्ट बनना प्रारंभ हुआ, यानी कि एक नियम बनने लगा। किससे बनने लगा, वो ब्रिटिश संसदीय नियामक के माध्यम से बनने लगा। ऐसे सोचिए ना कि अभी अडानी जी देख रहे हैं आप, उनको मिला हुआ है, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अडानी जी यहाँ से जाएं, अब यहाँ भारत सरकार की मंजूरी के माध्यम से ही तो गए हैं ना। भारत सरकार वहां गई, वहां पता की ये है, अडानी जी ने पता किया मुझे ये प्रॉफिट है, उसका देश का इससे भला हो सकता है, देश को कोयला मिल सकता है यहाँ से। तो एक स्वीकृति पत्र के माध्यम से अडानी जी को यहाँ से वहां खनन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद सरकार महसूस कर रही है अरे यार, हाँ तो अडानी जी भारत सरकार के समानांतर एक सरकार चलाने लग रहे हैं, युद्ध करने लगे हैं, अपनी एक सेना रखने लगे हैं, उनका रेवेन्यू इतना बढ़ जा रहा है कि भारत सरकार के टोटल जीडीपी के बराबर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कल को भारत सरकार को साइड में हटा कर अडानी जी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करने लगे और अपने एक नया देश के बारे में विचार करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत सरकार क्या करेगी, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाएगी। और रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बनेगा, वो जो हमारे संसद में बैठे हुए पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो बनाएंगे, कहेंगे नहीं वहां जो हमने कंपनी भेजी है उसका शासन ऐसे 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 से चलना चाहिए। उसके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बना, कहां से बना, ब्रिटिश संसदीय नियामक से बना। तो यहां तक की कहानी आपको पता चल गई। अब इसको मैं रफ कर दूं, बहुत खिंचा पिचा मुझे पसंद नहीं आता है, थोड़ा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखने वाला इंसान हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है इसके लिए कि लड़का हो के इतनी सफाई क्यों। अरे भाई इंसान है, इंसान और जानवर में कुछ अंतर होता है। माना कि मनुष्य भी एक जानवर है, इसमें कोई वो नहीं कि मनुष्य जानवर नहीं है, मनुष्य भी जानवर की प्राणी कैटेगरी में आता है, लेकिन हम एक सोशल एनिमल हैं। मतलब हम एक सोशल एनिमल है जिसमें हमें समाज के कई नियम के माध्यम से चलना पड़ता है। ये नियम किसी ने बनाए नहीं है, ये नियम जो धीरे धीरे परंपरा के रूप में ढाले गए, जिसमें साफ सफाई, स्वच्छता, इसे आप देख रहे हैं वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। किसके याद में चलाए गए थे, मैं आपको से, चलिए आप लोग बताइए। ये भी देखते हैं, एक नियम है कि पढ़ाने और पढ़ने का एक नियम होता है, किसी भी एक तरफ से कभी भी संवाद नहीं होता है, संवाद दोनों तरफ से होता है। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताइए किस सन में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था।
स्वच्छ भारत अभियान के पहले से कौन अभियान चल रहा था जिसका नाम बदल करके स्वच्छ भारत अभियान किया गया? चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ। 2 अक्टूबर आ ही रहा है। ये एक ऐसा दिन है जो भारतीय परंपरा के साथ साथ भारतीय इतिहास में यह दिन बहुत आमूल-चूल परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बहुत आमूल-चूल परिवर्तन, कोई माने या ना माने, लेकिन वो ही एक ऐसा बंदा था जिसने अर्धनंगा होकर, हाथ में एक लाठी लेकर पूरे एक साम्राज्य के, पूरे विश्व की काया पलट दी। और कोई मामूली बंदा तो वर्तमान में कोई कितनी भी गांधी को गाली दे दे, कुछ भी करते बोल दे उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, गोडसे बनना बहुत आसान है गुरु, ये बात ध्यान रखिएगा। गोडसे बनना बहुत आसान है, गांधी बनना नहीं। गांधी बनने में सदियां गुजर जाती हैं गांधी को समझने में। आज भी गांधी को समझ नहीं पाए हैं लोग, अब बातें करते हैं गांधी ने किया गया था। वही इंसान जो ये बात करते हैं, उन्हीं के नेता जाते हैं गांधी के ऊपर अपना नतमस्तक करते हैं। वो क्या G20 हुआ था हमारे भारत में, देखे थे? पूरे विश्व के बड़े बड़े आर्थिक स्थिति वाले देश आए थे और गांधी की स्मृति पे जाके अपना नतमस्तक हुए थे। सब जानते हैं देश हिंसा से नहीं, ये पृथ्वी हिंसा से नहीं अहिंसा से चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए गांधी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। आप चश्मा लगा लेने से गांधी नहीं बन जाएंगे, ना ही आप पिस्तल उठा लेने से और पिस्तल की गोली से मार खा जाने से गांधी बन जाएंगे। एक निहत्थे इंसान के ऊपर आपने गोली चला दी तो क्या ही कर लिया? उस इंसान ने जो 1047 उस समय टनी हुई थी ब्रिटिश संसद की तरफ से, ब्रिटिश लोगों की तरफ से, ब्रिटिश फौज की तरफ से, वो इंसान अर्धनंगा जाके पूरी फौज के सामने खड़ा हो गया था और सबको ढेर कर दिया था। ऐसे नहीं, उसे वन मैन बाउंड्री कहा जाता था। उस दम था जिस वक्त वो द्वितीय कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था, गोलमेज सम्मेलन में, पूरे विश्व की जनता, पूरे विश्व के पत्रकार उसकी एक फोटो खींचने के लिए पूरे लंदन की रोड जाम हो गई थी। वो एक इंसान को सब देखने गए थे, वो जो अर्धनंगा फकीर आया हुआ है। इसके बारे में बताऊंगा, अर्धनंगा फकीर किसने बोला था, और जिसने बोला था वो भी वहीं पास उसी रोड के बीच में खड़े होकर देख रहा था आखिर इस व्यक्ति में ऐसा है क्या जो इसको पूरी जनता देखना चाह रही है। इस बात को समझिए आप। तो ये बात ध्यान रखिए, जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है गांधी जी की विचारधाराओं पे चल रहा है। पहले भी सरकारों ने चलाया है, आज भी सरकारों ने चलाया है। देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, देश नहीं बदलता है, देश का कोई कार्यक्रम नहीं रुकता है। नाम बदल सकते हैं आप लेकिन कार्यक्रम नहीं। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है महात्मा गांधी के स्मृति में, यानी कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं 2014 में उन्होंने 2 अक्टूबर में प्रारंभ किया था। एक बहुत अच्छा मिशन था, बहुत ही सराहनीय मिशन था, मैं इसकी सराहना करता हूँ। देखिए कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, बस नीतियों का इम्प्लीमेंट अगर सही से नहीं हो रहा है, सभी नीतियां अच्छे के लिए बनाई जाती हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है तो वह नीति खराब हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपके माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ नीतिगत व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनका उद्देश्य गलत नहीं, उद्देश्य गलत नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास, यानी जो हमारा संविधान है जो हमें 26 जनवरी 1950 को मिला था, जिसमें अनेक प्रकार की नियमावली थी, कई बातें बताई गई थी, उन बातों को हम कहाँ से धारण किए हैं, उन बातों को जो हम संग्रह करके दिए हैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर आया पिस्ट इंडिया एक्ट आया, फिर आया अधिनियम 1786 का, फिर चार्टर एक्ट 1793, भारत शासन अधिनियम आया 1858, चार्टर एक्ट 1853, फिर 1833, सॉरी मैं यहाँ से आगे गलत हो गया, ये इसके नीचे 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ के ब्रिटिश इंडिया का जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था ना, ये जो बता रही है एकाधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। 1833 का समय आया, चाय और चीन के साथ भी एकाधिकार खत्म कर दिया गया। फिर 1853 आया, फिर 1858 आया, 1857 क्रांति के बाद। फिर आप देखेंगे
1858 में कुछ कमियां थी, उनको खत्म करने के लिए 1861 का चार्टर एक्ट आया। फिर आया आप देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। फिर 1919 आया। फिर 1935 और फिर अंत में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज कुछ जो इसमें जो है ना, मैंने शुरू में बताया ना 1 लाख क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 लाख क्वेश्चन का मतलब है कि जो हर एक टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बने हैं। देखिए मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया है, क्या इसमें बताना चाह रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट की खासियत मैंने बताई ही थी आपको, क्यों लाया गया, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कंपनी के अधिकारी अमीर हो रहे थे, कंपनी गरीब हो रही थी। उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसदीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव आया था रेगुलेट करने का कंपनी को। उस कंपनी को जो रेगुलेट करने को, उस कंपनी में रेगुलेटरी एक्ट में क्या क्या थी, उससे क्या क्या बदलाव हुए और उससे क्या क्या प्रश्न बने हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो सब कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज इसमें बताया गया है। ऐसे ही हर एक्ट के बारे में पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद हम उसमें आगे जो प्रश्न आए उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा, समझिएगा और प्रश्न आप 100% से कर ले जाएंगे। तो अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में एक निश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था? वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वो हुआ था, मतलब लागू बना, पारित तो हो गया था लेकिन लागू होता, जैसे कि मान लीजिए अभी पिछले साल ही आप देखेंगे कि भारत न्याय संहिता लाया गया, 3 कानूनों में चेंजेस किए गए उनको, लेकिन लागू कब किया गया? 1 जुलाई से लागू किया गया। वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट बना था 1773 में, लेकिन लागू कब होता है? 1774 में। अब आता है बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? यानी कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें गवर्नर जनरल कब लाए गए? गवर्नर जनरल लाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब आ रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस अन्य प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? उस समय 2 प्रेसिडेंसी और थी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, एक थी बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन दोनों प्रेसिडेंसी को भी इसके अंतर्गत कर दिया गया, बंगाल के प्रेसिडेंट, और इनका भी जो नियंत्रण अब जो है गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? अब इसके आगे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? वो आप देखेंगे 4 थी। कितनी थी? 4 थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1784 में की गई थी, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया? कलकत्ता में किया गया था, मैंने आपको बताया अभी। अब उसके आगे देखते हैं प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब लूसेंट पढ़ेंगे तो वहां भी ये सेंटेंस दिया गया है। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश का नाम आप कमेंट करिए, मैं बता दे रहा हूँ बुक कौन सी है। वो आप बुक उठाइएगा, सामान्य ज्ञान लूसेंट जो आती है, उस बुक को बहुत लोगों ने अंडरस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया है, पर वो बुक से बेहतर कोई बुक नहीं है जीएस के मामले में। कुछ चीजें आप समझ लीजिए, वो रिवीजन की बहुत अच्छी बुक है, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, तो उसमें आप देखिएगा, देख के कमेंट करिएगा। वो 3
मैं आपको सूत्र बता देता हूँ ना कि कहाँ से, ताकि आप थोड़ा खोजबीन करने में आसानी हो। गूगल को थोड़ा छोड़िए, थोड़ा मेहनत करिए। अगर हमेशा के लिए याद रखना है तो आपको बता दे रहा हूँ, उसमें मिल जाएगा ये टॉपिक। हाँ, और थोड़ा सा देखना हो तो आपको ये शायद, हाँ, उसमें लक्ष्मीकांत जी में भी वाली बुक में भी मिल जाएगा आपको। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के एकाधिकार क्षेत्र में शामिल थे। कौन थे? वो आपको देखने को मिलेगा। एकाधिकार क्षेत्र में सिविल, आपराधिक और नौसेना के मामले स्थापित थे। देखिए यहाँ लिखा है क्या है, सिविल, आपराधिक और नौसेना। नौसेना क्यों लिखी हुई है? क्योंकि समुद्र की सेना जो उस वक्त थी, वह सेना थी केवल अंग्रेजों के पास। भारतीयों के पास ये सेना का कोई ज्यादा उपयोग भी नहीं था और थी भी नहीं। ये उपयोग नहीं था इसीलिए तो नब गए थे। लेकिन वो सेना किसके पास थी? वो सेना केवल एक शासन के पास थी, और वो शासन था अंग्रेजी शासन के पास थी। उसी को यहाँ पास बात की गई कि जब आपका आपराधिक, सिविल और साथ साथ नौसेना भी थी। हो सकता है प्रश्न कुछ ऐसा बने, नौसेना हटा के लिख दे यहाँ पर थल सेना। थल सेना में नहीं थी। वायुसेना कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं, और थल सेना जो थी वो मुगलों की थल सेना थी। मुगलों की थल सेना के प्रकार चलते चले गए, तो क्षेत्रीय राज्य में सब लोग बढ़ गए थे। मुगल का तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है साम्राज्य ही खत्म हो गया था। तो वहां बोला था किसी हिस्टोरियन ने कि मुगल प्रशासन दिल्ली शुरू होकर पालमपुर तक खत्म हो जाता है। इस तरह का कोई एक वाक्य बोला गया था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब हम हिस्ट्री जब पढ़ने लगेंगे ना, इस तरह की हिस्ट्री की भी बुक हमारे पास है, उसको जब पढ़ने लगेंगे तो उसमें मैं आपको वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या चीजें हैं। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वो सिविल, आपराधिक और साथ ही साथ नौसेना वाले मामलों को देखा जाता था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है उसमें। उस एक मिनट रुकिएगा। उसके आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी प्रीवी काउंसिल्स में। प्रीवी काउंसिल कहाँ था? वो लंदन में स्थापित था। भारत में थोड़ी ना था यार, भारत में थोड़ी स्थापित करेंगे तुरंत है। उसके लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा, वहां जाकर गुहार लगानी पड़ेगी, हे माता तुम्हें तो माता तुम्हें तो पिता करके। और फिर वहीं से शोषण प्रारंभ होगा। शोषण किसका होगा? इंडियंस का। क्यों होगा? क्योंकि उनको इसी लायक समझा जाता था। तभी तो आपको पता होगा जब ऋषि सुनक जब वो बने थे, प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, वो उनकी वाइफ जब उस उनके संसदीय भवन में घूम रहे थे तो वो अपने साथ डॉग लेके घूम रहे थे। अब उनका वो मतलब नहीं था, लेकिन आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से समझिए, क्योंकि वो भारत से इस समय रिश्ते बहुत अच्छे चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है भारत एक उभरती हुई शक्ति है, उससे पंगा लेना भी सही नहीं है। अगर पश्चिमी देशों को भारत में अपना व्यापार चलाना है, अपनी बात मनवानी है, या कुछ ऐसी नीतियां बनानी है जिससे उनका देश का भला हो भारत के माध्यम से, तो अब चाइना पे बिलीव नहीं कर रहा है। कभी जब आपको मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा क्यों और कैसे चाइना इतना ज्यादा विकसित हो रहा है, चाइना को विकसित करने में किसका हाथ है। अब चाइना जो अपनी लाल लाख दिखा रहा है अमेरिका को, उसके पीछे का कारण क्या है, और जो वर्तमान में अमेरिकी बैंकें हैं वो अपना ब्याज दर बढ़ा रही हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। जो पश्चिम देश के लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आके यहाँ विजिट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फोनोलॉजी क्या है, उसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। अब प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटि पूरियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तब 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, उनको पूरा करने के लिए
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया था। क्या किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 प्रारंभ किया गया था। अब आगे, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी? वह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए, आज जो हमारा जो ये लेक्चर था वो इस बुक के इंट्रोडक्शन से संबंधित था। इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल के वीडियो में मैं आपको फिर से ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में बताऊंगा। वहां से प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा आज के लेक्चर का, जिससे आपको पता रहे कि हमने बैक क्लास में क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग इसे कंटिन्यू जरूर देखिएगा। धन्यवाद।